तो हम इक्विलिब्रियम को समझ रहे थे, और जहाँ तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम को समझ भी लिया था। अब जो इसमें सेकंड पार्ट आता है इसी के अंदर, वो हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम था कि मतलब नॉर्मल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट बना और फिर उसी प्रोडक्ट से वापस वो हमें रिएक्टेंट मिल गया, तो इक्विलिब्रियम उनके बीच में स्टैब्लिश हो गया। अब आयनिक मीन्स जिसमें आयंस हो, जिसमें आयंस क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगर मानो हमारे पास NaCl है, हम इस एग्जाम्पल को काफ़ी लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है, सिंपल है, ईजी है। एक मॉलिक्यूल है तो हमारे पास ये स्प्लिट भी होता है आयंस में, जैसे Na+Cl- और इक्विलिब्रियम के बीच में मानो कि स्टेब्लिश हुआ है। तो जिसमें आयंस हो, जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो, तो उसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेम ही प्रोसेस है इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, बस थोड़ा इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नेट चार्ज जो होता है ना किसी एटम के ऊपर, वो हमारे पास इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं आयंस की बेस पे फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो आयंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास दो टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये उन्होंने बताया कि हमारे पास दो टाइप से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, उन आयन के बेस पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सिंपल, कि वो मॉलिक्यूल जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, पानी के अंदर डालें, वाटर के अंदर, तो वहाँ अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे, वो हमारे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो अगर आप नमक को पानी के अंदर डालते हो, वाटर के अंदर डालते हो, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, करंट पास होता है। और वहीं अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके अंदर अगर हम इसका एग्जांपल देखें, शुगर, चीनी, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ना इनके समझने के लिए। बाकी तो काफ़ी बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी एग्जांपल दिए होते हैं, लेकिन हमें केवल समझना है कि क्या चीज़ कैसे होती है ना। मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी हैं, इनफाइनाइट को हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो सबको हम लेके नहीं चल सकते। तो सबसे जो उनमें सबसे ईजी होते हैं हम समझाने के लिए हमेशा उनका यूज़ करें। तो यहाँ अगर हम देखें, जो अगर हम सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और वहीं अगर हम शुगर को डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इन बेस के ऊपर फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अब इसके बाद एक छोटी सी बात आती है इसके अंदर, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं एक्चुअली? तो आयनाइजेशन होता है, जैसे कोई NaCl, वापस एक एग्जांपल लेता हूँ ना, NaCl है, ठीक है, नमक अपने पास अच्छा एग्जांपल है। अगर ये अपने आयंस में स्प्लिट हो, है ना, नॉर्मली न्यूट्रली, कोई मतलब आउटसाइड कोई एक्टिविटी ना हो, मतलब नॉर्मली NaCl अपने आयंस में स्प्लिट हो गया, Na+ और Cl-, तो आयनाइजेशन में आता है। और डिसोसिएशन में क्या आता है कि जब हम NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम पानी में डाल दिया हमने इसको NaCl को, ठीक है। अब यहाँ आके ये अपने आयंस में स्प्लिट हो गया, तो इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। ये आगे काफ़ी आएगा, तो इसलिए हम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है कि ये नॉर्मली न्यूट्रल टाइप में ये स्प्लिट होता है अपने आयंस में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये दो टाइप से होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप से आते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, एक होता है हमारे पास वीक, ठीक है। तो इस वैसे सिंपल है यार, ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है। इक्विलिब्रियम जो है एक्चुअली कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, रेट ऑफ स्पीड सेम है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो ये इक्विलिब्रियम होता है ना। फिर इसके बाद हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आयंस की बात आ जाएगी, नॉर्मल, ठीक है। तो इसको वैसे समझना क्या है, सिंपल है,
बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी, मतलब हार्ड सी टाइप लिखी हुई है, बाकी ये सिंपल ही है, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं। जैसे वापस NaCl लेता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली, मतलब मानो जैसे अपने पास एक लड्डू है, ठीक है, एक लड्डू है अपने पास, तो उसको हमने स्क्वीज कर दिया, ठीक है, तो वो पूरा टूट गया वो लड्डू, ठीक है, एकदम मोदक, ठीक है, वो पूरा मतलब टूट गया, वो चूरा चूरा हो गया उसका मतलब, ठीक है। तो इस टाइप की जो होता है ना, कंप्लीटली टूट जाए, और उसको हम वापस तो जोड़ नहीं सकते। देखो लड्डू को तो जोड़ सकते हैं, मतलब मान लो कोई पत्थर लिया आपने, ठीक है, उस पत्थर को ऐसे स्क्वीज करके तोड़ दिया, मतलब हथौड़ी से तोड़ दिया, कैसे भी तोड़ दिया, तो वो कंप्लीटली टूट गया अपने, ठीक है। जैसे NaCl है तो देखें तो Na+ और Cl- कंप्लीटली ये आयनाइज्ड हो गया, कंप्लीटली टूट गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लो हमारे पास वो पत्थर है, उसको हमने हथौड़ी से तोड़ा तो वो पूरा एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल में टूट गया। वीक में क्या होता है, हमने उसको मारा लेकिन उसका जैसे ये पत्थर अपने पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम इस पर हथौड़ी मार रहे हैं तो ऐसे ऐसे मतलब पार्टिकल्स में पूरा टूट गया। लेकिन वहीं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करते हैं, हमने इस पर मारा, इसका एक साइड निकल गया ये, ठीक है, इसका एक साइड निकल गया, मतलब हमारे पास इस टाइप से बच गया, मतलब ये हमारे पास इस टाइप से बच गया, ये साइड का इसका निकल गया पार्ट, मतलब ये पूरी तरह से नहीं टूटा ये, है ना, इसका एक पार्ट टूट गया, पार्शली इसका एक पार्ट टूट गया। तो इस टाइप की जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं वो हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो CH3COH, ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। मतलब ये कंप्लीटली टूट जाता है अपने अंदर, कंप्लीट एकदम चूरा चूरा टाइप में मान सकते हो, या पार्टिकल्स में एकदम छोटे छोटे। वहीं वीक में क्या होता है कि एक पार्ट टूट गया, एक पार्ट आयनाइज्ड हो गया और बाकी है वो ऐसे सेम टू सेम रहा। अगर हम तो इसके अंदर हम एक्चुअली इक्विलिब्रियम को ही पढ़ रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम अगर हम इन दोनों में देखें, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो किस में होगा, तो देखो स्ट्रॉन्ग वाले में क्या है कि हमारे पास कुछ भी है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल वो कंप्लीटली टूट गया, ठीक है, कंप्लीटली वो अपने अंदर टूट रहा है, तो उसको वापस वही होना, वापस वही प्रोसेस होना। जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है कि रिएक्टेंट था हमारे पास, कुछ हमारे पास रिएक्टेंट था और इससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिला, ठीक है, और होता क्या है कि उसी प्रोडक्ट से हमें वापस वही रिएक्टेंट मिल गया, तो ये इक्विलिब्रियम होता है एक्चुअली। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर कोई चीज़ कंप्लीटली चूरा चूरा हो गई है तो उसको तो वापस जोड़ना इम्पॉसिबल है समथिंग, ठीक है, लगभग उसको इम्पॉसिबल वापस जोड़ना, तो उसमें वो प्रोसेस तो होगा नहीं, मतलब ये वापस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट वाला तो प्रोसेस होगा नहीं। वहीं अगर हम वीक की बात करें तो वीक में हम क्या कर रहे हैं, वीक में केवल एक पार्ट टूट रहा है, ठीक है ना, एक पार्ट टूट रहा है उसका, बाकी तो सेम टू सेम है, बाकी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बस ये यहाँ से टूटा तो उस टूटे को वापस जोड़ देंगे फेविक्विक से, है ना। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं होगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यार अगर एक पार्ट टूटा तो उसको हम वापस जोड़ सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो होगा आयंस के बीच में, मतलब जो आयनाइज्ड हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, जो ये मतलब ये अगर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में तो इसका मतलब ये पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है, तो आयंस और अनआयनाइज्ड के बीच में, इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम अगर हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, तो इसका मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम जो पूरा डिस्कशन होगा वो वीक पे होगा, ठीक है, वो हमारे पास पूरा वीक पे होगा, ठीक है। आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, एक चीज़ को पूरा तोड़ दो और एक चीज़ का एक पार्ट तोड़ दो। जैसे एप्पल का अगर अपने लोगो देखा हो आईफोन का, तो उसका एक पार्ट ऐसे हमने सेव खा रहे हैं, उसका हमने एक पार्ट तोड़ लिया, है ना, तो वो तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और उसको कंप्लीटली स्क्वीज कर दें, कंप्लीट उसको तोड़ मतलब कर दें, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें पता चल गया।
अब इन्हीं के बेस पे, इन्हीं जैसे मॉलिक्यूल्स इन्होंने डिफाइन कर दिया इक्विलिब्रियम स्टेट में कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इन्हीं के बेस पे हमें ये भी बताते हैं कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं और क्या सोल्ट होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के बेस पे हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है। तो एक्चुअली तो हमने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। एसिड क्या होता है, एसिड होता है जैसे इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा टाइप में होता है, शोर, ठीक है। बेस इसका बिटर होता है, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें सोल्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कड़वा टाइप से होता है ना। ये हमने डिफरेंस एक्चुअली पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में आ जाता है, ये 10th लोअर क्लास में आ जाता है, ठीक है। और एसिड क्या होता है, एसिड एक्चुअली किस में पाया जाता है, अगर आप ग्रेप्स में देखो, अंगूर, ऑरेंजेस में देखो तो वहाँ एसिड होता है। अगर आप घर की कोई चीज़ देखो तो उसमें भी आपको एसिड मिल जाता है, विनेगर ऐसे इसमें एसिड मिल जाता है आपको, ठीक है। तो एसिड काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे ओ बेस होता है, सोप में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है, तो यहाँ पे हमें बेस मिल जाता है ना। और एक बात और होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है ना। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ आपको लिटमस पेपर होगा, वहाँ देखना कि ब्लू को रेड में चेंज करता है। जैसे हमने लिटमस पेपर लिया और उसके ऊपर हमने एसिड को डाला तो रेड को, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, वहीं बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। ये रेड को ब्लू में चेंज करता है। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट आया, तो इसी की बेस पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस भी आता है। देखो एग्जाम्पल इसमें काफ़ी हैं, ठीक है ना, काफ़ी एग्जाम्पल, बस सिंपल सा ही समझ लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, कम्प्लीटली टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया था ना कि कम्प्लीटली टूट जाते हैं। वहीं वीक की बात करें तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, कम्प्लीट टूटते नहीं है, ठीक है। तो पार्शली होता है एक्चुअली। तो काफ़ी एग्जाम्पल यार इनके तो, ठीक है। तो इस टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे हमें पता है कि एसिड बेस और सोल्ट होते हैं, और उन्हीं की बेस पे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस भी हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारे पास सोल्ट की बात आ गई कि सोल्ट क्या होता है। जब एसिड एंड बेस को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, करेक्ट वैल्यू में मिलाया जाता है इन दोनों को, तो हमारे पास सोल्ट मिल जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोल्ट NaCl, ठीक है। तो हमारे पास सोल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो मोस्टली सोल्ट की तो बात इतनी नहीं होगी, क्या होता है मोस्टली हमारे पास होती है कि एसिड एंड बेस क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। मान लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अगर अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसमें 50 ने पार्टिसिपेट किया, 50 आयोनाइज्ड हुए, ठीक है, 50 आयनस में कन्वर्ट हुए, बाकी 50 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब अभी हमने वीक की बात कर रहे थे ना कि उसमें से एक पार्ट ही टूटा है, उस पर हम बात करेंगे, बाकी पे वो ऐसे कैसे रहेगा। वहीं इसमें आएगा कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 50 मॉलिक्यूल्स मान लो अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगी क्या, 50। मतलब अगर इसके हिसाब से देखें तो 5/10, ठीक है ना। तो इसकी होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सिंपल है, कुछ नहीं है कि कितने पार्टिसिपेट, कितने हमारे पास वैल्यू है मॉलिक्यूल्स की, उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं आयंस में से, यानी जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो देखते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन वैसे तो हर जगह ही होती हैं, लेकिन इनमें इनका क्या रोल होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब मीन होता है इसके अंदर, वो देखते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरे पास पानी है, ठीक है, काफ़ी पानी है, और इसमें मैंने मान लो 1 चम्मच, इसमें 1 चम्मच इसमें हमने शुगर डाल दिया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एक्चुअली ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी, मतलब यहाँ पर इस कितना डेंस है ये, है ना। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये होता है कि हमने जो भी डाला है इसके अंदर,
कोई भी सॉल्यूट डाला है उस वो कितना डेंस है, यहाँ पर कितनी डेंस है, मतलब कितनी जगह पे कितना है ना। जैसे कम जगह पे ज़्यादा होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, अगर ज़्यादा जगह पे कम होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें चीनी मिलाई है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुगर का क्या होगा, ये पास पास होंगे, ठीक है। ठीक है, वहीं अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं क्या होता है एक्चुअली, और वहीं अगर हम इसमें पानी ज़्यादा मिला दें और पानी मिला दें, इसकी वैल्यू सॉल्यूट की जो शुगर हमने मिलाई है वो उतनी रखते हैं और पानी हम इसमें डालते जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पानी डालते जाते हैं तो ये क्या होगा, पानी यहाँ तक डाल दिया हमने और 1 चम्मच इसके अंदर ही अपने पास शुगर थी, तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी आपस में, है ना। मतलब स्वाद ही नहीं आएगा ना अपने को, टेस्ट ही नहीं आएगा कि हमने इसमें शुगर डाला भी या नहीं डाला है, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यू है वो 1 चम्मच ही रखी है। तो दैट मीन्स इसमें क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, मतलब डेंस ज़्यादा था, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर हाई थी, तो डाइल्यूट क्या था, लो था यहाँ पे। मतलब हमने डाइल्यूट मीन्स क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब जिसमें हम कोई चीज़ मिला रहे हैं, पानी के अंदर हम कोई चीज़ मिला रहे हैं तो पानी हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जो मिला रहे हो हम सॉल्यूट होता है। तो अगर सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा है तब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और अगर हम जो चीज़ मिला रहे हैं सॉल्यूट उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर डेंस टाइप में है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो इनकी डेंस है वो कम है, तो डाइल्यूट, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो, तो और पानी इसमें ज़्यादा मिलाया था हमने, तो ये हो गया डाइल्यूट हाई। तो एक्चुअली हमने आयनिक इक्विलिब्रियम को कम्प्लीटली थोड़ा सा जो इसका बेसिक था, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट सबका जो बेसिक था वो हमने कवर कर लिया, वो हमने समझ लिया क्या चीज़ होती है, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हमारे पास लोअर क्लास में आ जाता है, 10 तक हमारे पास लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं समझने के लिए कि क्या होता है, तो हमने बेसिक समझ लिया। लेकिन इतने से काम चलता नहीं है ना, कि जो बेसिक समझ लिया वो हमने समझ लिया। जैसे आप इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें पता है कि क्या चीज़ होती है, लेकिन मोस्टली इसमें जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है एसिड एंड बेस, है ना। हम ये तो नहीं कह सकते हमेशा कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, इस बेस पे तो हम उसको नहीं कर सकते। तो काफ़ी साइंटिस्ट थे, काफ़ी उनकी अलग अलग थ्योरी थी और सभी की ठीक थी, मतलब उनकी जो उस पॉइंट ऑफ व्यू में, उस पॉइंट पे वो चीज़ें सब सही थी, ठीक है। तो अब उनको समझते हैं कि जो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी एसिड एंड बेस की, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे आर्रेनियस। उन्होंने क्या बताया कि देखो, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में ये समझ लिया कि एसिड बेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ सिंपल था, ठीक है ना, ये तो कुछ। अब जो मैन आता है वो अपने पास आते हैं एसिड एंड बेस क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में कोई मॉलिक्यूल डालते हैं पानी में, ठीक है, अगर हम पानी में कोई मॉलिक्यूल डालते हैं, हमें नहीं पता वो मॉलिक्यूल क्या है, आई डोंट नो, वी डोंट नो सॉरी, कि वो मॉलिक्यूल क्या है, हमने इसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला। अगर वो मॉलिक्यूल हमें H+ देता है, अगर वो H+ आयन देता है, ठीक है, तो वो होता है एसिड, ठीक है, वो होता है एसिड। और अगर वो मॉलिक्यूल हमें OH- देता है तो वो होता है बेस। ये इनकी एक सिंपल सी थ्योरी थी कि हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, अगर वो H+ दे रहा है तो हमारे पास हो गया एसिड, और OH- दे रहा है तो हमारे पास हो गया बेस। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है ना, मतलब कुछ ज़्यादा करने का समझने का है ही नहीं इसके अंदर। कोई भी मॉलिक्यूल लो, पानी में डाल के देखो, तो अगर वो H+ दे रहा है तो हमारे पास हो गया एसिड, और OH- दे रहा है तो हमारे पास हो गया बेस। बड़ा सिंपल सा बता दिया, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, स्टार्टिंग इन्होंने की थी इस चीज़ को समझाने की कि एसिड बेस को हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो स्टार्टिंग तो हमेशा फेलियर से होती है, मतलब नॉर्मली उन्होंने बात तो चलो ये है तो सही पॉइंट, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो H+ और OH- देगा, तो ऐसा तो है नहीं। हमें पता है कि NH3 हमारे पास है, अमोनिया, वो बेस है, तो वो तो ना H+ देगा ना OH- देगा, मतलब OH- नहीं देगा, तो दैट मीन्स इसका मतलब है ही नहीं क्या। तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स थे जो पानी में
अगर आप उसको डालो तो ना H प्लस देते हैं ना OH माइनस देते हैं, तो इसका मतलब एसिड एंड बेस है ही नहीं। तो यहाँ इनकी जो लिमिटेशंस थी वहीं यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। बस हाँ, नॉर्मली कोई भी अगर हम मॉलिक्यूल्स अगर H प्लस OH माइनस देता है तो वो तो एसिड बेस होते हैं, और जो नहीं देता तो आगे और साइंटिस्ट आते हैं वो उसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये आरएनएस का एक सिंपल सा रूल था। ठीक है, हमारे पास एसिड और बेस को जानने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो हमारे पास आती है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी या कंसेप्ट कह सकते हैं। तो इससे पहले आरएनएस ने क्या बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे वो तो होगा एसिड, और जो OH माइनस दे वो हमारे पास होता है बेस। लेकिन ये ब्रोंस्टेड-लॉरी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या रिसर्च किया कि इन्होंने बताया कि कोई मॉलिक्यूल अगर H प्लस दे, डोनेट करे, तो वो तो होगा हमारे पास एसिड। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो भी अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल अगर H प्लस है उसके पास, अगर H है, H प्रोटॉन है उसके पास या हाइड्रोजन, H प्लस दे रहा है तो हमारे पास होगा क्या, एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे पास होगा बेस। इन्होंने ये बताया। ठीक है, मतलब उन्होंने अगर आरएनएस की देखते हैं तो उन्होंने बताया कि H प्लस और OH माइनस, लेकिन इन्होंने क्या किया, H प्लस रखा, जो डोनेट कर रहे हैं वो एसिड होगा और जो बेस होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल देखें, NH3 प्लस H2O, ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो NH3 ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अगर ये इसको H प्लस दे दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा NH4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अगर हम HCl लेते हैं, H2O लेते हैं, तो ये H प्लस, अगर ये अपना H प्लस इसको दे दे तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, NH3 हमारे पास बेस होता है, बेस है। ठीक है, और H2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे H2 हमारे पास यहाँ पर एसिड का रोल निभा रहा है, क्योंकि ये अपना H प्लस इसको दे रहा है, NH3 को दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया NH4, ये OH माइनस। अब इसमें एक बात आती है, ये तो चलो हमें पता है कि सिंपल सी बात है, कोई डोनेट कर रहा है, अगर H प्लस को दे रहा है वो हो गया एसिड, जो ले रहा हो गया वो बेस। लेकिन इसमें एक बात आती है, एक कॉमन थोड़ी सी इसमें आता है कि जो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन होगी, ठीक है, अगर हमें कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर हम एसिड एंड बेस देख रहे हैं, ठीक है, मान लो रिएक्टेंट में हमारे पास एसिड है तो हमें प्रोडक्ट में हमेशा बेस मिलेगा। ठीक है, वही होता है अपने पास कॉन्जुगेट एसिड एंड एसिड बेस पेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें अगर हम एसिड एंड बेस को देख रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट में एसिड एंड बेस होगा, कुछ होगा, तो उसका अपोजिट हमें मिलेगा। मतलब अगर इधर एसिड है तो इधर बेस मिलेगा, और इधर बेस है तो उधर एसिड मिलेगा। अब देखो जैसे NH3 है, ठीक है, NH3 हमें पता है बेस होता है। ठीक है, NH3 हमें पता होता है बेस होता है, लेकिन इधर देखो, इधर इसने H प्लस लिया, इसने H प्लस लिया, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये अपने पास क्या है, बेस, इधर बेस है, इधर आते देखो इसके पास H प्लस एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, H प्लस हो गया, तो अब ये H प्लस ही खुद भी दे सकता है। देखो NH3 काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, यहाँ NH3 देखो काफ़ी स्टेबल है, जैसे H प्लस आया, इसके ऊपर चार्ज आया, ये काफ़ी अनस्टेबल हो गया। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई भी चार्ज आ जाता है तो वह अनस्टेबल हो जाता है, और हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है, स्टेबल होने की ट्राई करता है। तो यहाँ ये इसके पास यहाँ स्टेबल था, H2 ने इसको H प्लस दिया, तो यहाँ NH4 प्लस मतलब H प्लस एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये H प्लस को निकालना ही चाहेगा, H प्लस को डोनेट ही करने की ट्राई करेगा, तो इसलिए हमारे पास ये बेस हो गया, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, अगर कोई स्टेबल चीज़ है उसमें कोई अगर वो अनस्टेबल हो जाए तो वो हमेशा वापस स्टेबल होने की ट्राई करेगा। वहीं अगर हम H2O को देखो तो यहाँ हमारे पास ये एसिड की है,
ठीक है। वैसे तो H2O एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस रोल में है। इसकी मतलब H2O के जो साथ में क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसके पास H प्लस है, ठीक है, यहाँ पर इस H प्लस है, तो ये हमारे पास एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसको H प्लस देगा तो H प्लस जाते ही क्या हो जाएगा, इसका ये बेस की तरह बिहेव करना, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, तो एसिड एंड बेस में होगा, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें HCl हमारे पास देखो यहाँ पे, ये इसको यहाँ एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि H प्लस अपने H2O प्लस सॉरी वाटर को दे देगा, H2O को दे देगा, ठीक है। और ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। H प्लस लिया, H3O प्लस बना, हाइड्रोनियम आयन, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास, और ये कॉन्जुगेट एसिड था तो बेस हो गया। सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है यार, सिंपल सी बात है। H प्लस को देखना, ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी बस ये बताता है कि H प्लस को देखो कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, बस उसे समझ में आ जाता है। चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और जिसमें हम देखेंगे कि कौन उसमें कॉन्जुगेट एसिड होता है, बेस होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस देखते हैं ना। अगर हम H प्लस, अगर इनमें H प्लस होगा तो एसिड हो जाएगा, और वो नहीं होगा तो बेस हो जाएगा, है ना। अगर हम इसमें एसिड, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट में है, ठीक है, हमें उस प्रोडक्ट बनाने हैं, तो कॉन्जुगेट में क्या मिलेगा हमें, तो H2O है। अगर इसका हम कॉन्जुगेट देखेंगे तो हमें H3O प्लस, मतलब इसके पास H प्लस आ गया, तो हमारे पास हो गया एसिड। और अगर हमारे बेस में देखें तो OH माइनस, इसमें हाइड्रोजन की कमी है, H प्लस की कमी है, प्रोटॉन की कमी है, तो है हमारे पास हो जाएगा बेस। अगर इसको देखें तो इसको हम H प्लस देंगे तो H2CO3, ये हमारे पास हो गया एसिड, एसिड की फॉर्म में आ गया। और वहीं अगर हम इसमें देखें तो CO3 2 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास बेस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा H2, H प्लस देते हैं, H2SO4 माइनस हट जाएगा क्योंकि H प्लस मिल गया है इसको, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो हाइड्रोजन ऐसे रिमूव कर दे तो हमारे पास बेस आ जाएगा, तो SO4 हाइड्रोजन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन एक डेफिशिएंट हो गया तो 2 माइनस आ जाएगा। NH3 है, इसको हम NH4 प्लस बना के एसिड बना सकते हैं। अभी हमने जो रिएक्शंस देखी थी उनके बेस पे मत देखो इसको, है ना, हमें एसिड और बेस में कन्वर्ट करना है। इन हमें दिए हुए कुछ एग्जांपल हैं, इनको एसिड एंड बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम H प्लस देखिए एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे H प्लस रिमूव करके इसको हम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर सब में H प्लस हमने ऐड करके इसको एसिड बना दिया, और इसमें से H प्लस निकाल के हमने इसको बेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि H प्लस होगा एसिड के पास और वो हमेशा डोनेट करेगा और बेस हमेशा लेगा। तो ये अपने पास आता है ब्रोंस्टेड-ल्योरी थ्योरी या कंसेप्ट कह सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसमें कुल मिला की बात यह है, अगर एक तरफ होगा स्ट्रॉन्ग एसिड तो दूसरी तरफ हमें प्रोडक्ट में होगा वीक बेस, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेट में हमारे पास एसिड एंड बेस होगा, तो इसका ये रूल ही है। देखो एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने, देखो इसका रीज़न क्या है, जैसे देखो मान लो, चलो हम NH3 स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है, और इधर हम बनाते हैं NH4 प्लस, ठीक है ना। इसको समझने के लिए है, एक तो सेम ही बात है, इलेक्ट्रोलाइट हम देख रहे थे, तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक बेस एंड वीक एसिड भी होगा। तो वहीं अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है एक्चुअली, है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको H प्लस दे दिया, ठीक है, हमने इसको H प्लस दे दिया, और यहाँ ये NH4 प्लस होगा, मतलब ये यहाँ पर देखो ये स्टेबल था पहले, ठीक है ना, स्टेबल था स्ट्रॉन्ग टाइप में, लेकिन हमने इसको H प्लस देके यहाँ पर देखो थोड़ा अनस्टेबल कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा ये हमें कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें ये चीज़ होगी। तो ये हमारे पास हो गया ब्रोंस्टेड-ल्योरी थ्योरी या कंसेप्ट। अब इसके बाद आता है लुईस थ्योरी, एसिड बेस कंसेप्ट, वो देखते हैं। हमने आर्रेनियस थ्योरी देखी तो उसकी एक लिमिटेशंस थी, फिर उसके बाद हमने अभी ब्रोंस्टेड-ल्योरी
थ्योरी देखी या कंसेप्ट देखा जिसकी ये लिमिटेशन है कि H+ होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल के अंदर, तभी उसका हम एसिड एंड बेस के बारे में बता सकते हैं, वरना हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर जिस मॉलिक्यूल के अंदर अगर H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि ये एसिड है बेस है। तो लास्ट जो इसमें आते हैं वो आते हैं लुईस। आपने केमिकल बॉन्डिंग में आया होगा लुईस स्ट्रक्चर, तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसी कंसेप्ट के बेस पे लुईस एसिड एंड बेस के बारे में बताया, है ना। उसी कंसेप्ट को यूज करके हमें एसिड एंड बेस के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं जैसे BF3 अपने पास। ठीक है, देखो इसमें H कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ना OH है ना H है। तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं ना। तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5, 3 इधर हो गया, और फ्लोरीन का होता है 9। तो लास्ट इसके जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके 7, तो इसकी बॉन्ड, इसका बॉन्ड बन जाएगा, इसका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब फ्लोरीन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, बट बोरोन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो दैट यहाँ पे उन्होंने बताया अगर किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, इसके देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको समथिंग देखो 2 2 4 एंड 6, और ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना। तो 6 ये बोरोन के पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की नीड है, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उन्होंने बताया वो तो होगा एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला हमारे पास होगा बेस। ये उनकी एक सिंपल सी थ्योरी थी जो हमारे पास लास्ट में आती है। हमने पहले हाइड्रोजन को देखा, OH को देखा, फिर हमने हाइड्रोजन प्लस को देखा, फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो इलेक्ट्रॉन को लेके हम देख सकते हैं कि एसिड और बेस कौन है। ठीक है, अगर इसके हम कुछ एग्जांपल देखें तो मान लो कोई भी हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, कोई भी हमें एटम दे रखा है उसके, और मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे BCl3, हम ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ज़्यादा है उसके पास, तो इसका मतलब ये बेस होगा। और जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास क्या होगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो हमारे पास एसिड होगा। तो बेस एसिड तो हमें ऐसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे के बता सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा है ऐसे, ठीक है ना, हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका क्या इससे बताएंगे, उस पर तो कोई चार्ज हमें शो नहीं कर रखा। तो जिस पे अगर हम मॉलिक्यूल नहीं दे रखा तो उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऑक्टेट वाला। ठीक है, ये हम Cl को कर देते हैं, तो Cl जैसे हमने पहले फ्लोरीन था, अब क्लोरीन कर देते हैं, तो बात वही पड़ती है। ठीक है ना, वही ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता है। तो दैट मीन्स अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखा है और हमें ये बताना है कि वो एसिड है बेस है, तो उसका हमें ऑक्टेट वाला जो स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर, वो हमें बनाना पड़ेगा। वैसे तो सिंपल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो होगा बेस, पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा एसिड। ठीक है, और अगर किसी का नहीं दे रहा तो इसका स्ट्रक्चर बना के हम बता सकते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एसिड होगा। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते तो हमारे पास होता बेस। ठीक है, ये थी लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो एक्चुअली हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और हम आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आया कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट आया, इलेक्ट्रोलाइट आने के बाद ये है कि एसिड बेस एंड सोल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने, मतलब लोअर क्लास में हमें पता है कि एसिड बेस नॉर्मली हमें उनकी डेफिनेशन पता है कि क्या कैसी चीज़ होता है, किस चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन हम जब हायर क्लास में जाते हैं तो हम थोड़ा डिटेल में उनको चीज़ों को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस को कन्फर्मली समझने के लिए कि कोई भी हमें मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है ना, कोई भी हमें मॉलिक्यूल दिया हो, हम बता सके कि एसिड है बेस है, तो उसके लिए पहले आर्रेनियस जी आए, फिर ब्रोंस्टेड एंड लोरी 2 साइंटिस्ट आए, और बाद में हमें लुईस का जो स्ट्रक्चर था उन्होंने समझाने की ट्राई किया। तो कोई भी, अब हमें कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए तो हम तीनों थ्योरी लगा सकते हैं उसके ऊपर, है ना। अगर H+ हो, OH- हो, या क्या बोलते हैं, अगर उन दोनों से काम ना बने तो हमें लुईस वाले से काम चला सकते हैं, तो उससे हम एसिड एंड बेस का पता लगा सकते हैं।
तो यहाँ हम एसिड बेस को अच्छी तरह से समझा हमने कि एसिड बेस होता क्या है, और इस टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, ठीक है।